हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल। मैं VP गुप्ता आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ सर्कल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वीकेंड पे रैपिड फायर सेशन लेके आता हूं। आज के रैपिड फायर सेशन में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे आपका एग्जाम में जिस टाइप से पेपर पूछे जाते हैं उसी टाइप से हमने यहाँ पर बहुत समय देके बहुत कुछ सोच के प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके उसके बाद हम आपके सामने एक मॉक टेस्ट लेके आया हूं। इसको आप लोग इस मॉक टेस्ट को दीजिए और यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग, इसका स्कोर आप लोग लास्ट में हमें लिख के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि हमारा इतना स्कोर आया है ना। इस रैपिड फायर सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और अपना अपना स्कोर यहाँ पर देखिए कितना स्कोर आया है, उस बात को यहाँ पर देखते हैं। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखते हैं गुप्ता मैथ सर्कल, मैथ्स बाय VP गुप्ता। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है। पहला मॉक टेस्ट पिछले संडे को हुई थी, आज हमारा जो है सो दूसरा है और यह रैपिड फायर सेशन है। यह आपका प्रत्येक शनिवार और रविवार को होने वाला है, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण हम ओनली रविवार को ही लेकर आ रहे हैं, है ना। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद अभी आपका इस महीने तक आपको किसी प्रकार से कंप्रोमाइज करके चलना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट मंथ से सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट आपका होगा। रैपिड फायर सेशन आपका 2 होने वाले हैं। उसके बाद जो सप्ताह के 5 दिन बच गया वहां पर हम लोग जो है सो टॉपिक वाइज हम लोग वहां पर करेंगे और यहां पर मिसलेनियस प्रश्न हम करेंगे। किस सेशन में? तो रैपिड फायर सेशन में। इस सेशन का आप लोग लाभ उठाइए, आनंद उठाइए, अपने दोस्तों को बताइए और अपना जो स्कोर है आपका वो स्कोर कमेंट सेक्शन में नीचे आपको लिख के यानी कमेंट करना है और आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना आया। तो आइए हम लोग जो है सो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे यहां पर जो है सो नजर आ रहा होगा। अभी तो नहीं आ रहा होगा, बस थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए। पहला प्रश्न यहां पर स्क्रीन पे आपके सामने आएगा। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहला प्रश्न ये रहे आपके स्क्रीन पे, नजर आ गया? बिल्कुल आसान है। रैपिड फायर सेशन सैटरडे एंड संडे होती है। तो आइए इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर कितना आता है इस बात को यहां पर देखिए। आप अगर चाहो तो इसका मौखिक भी उत्तर जो है निकाल सकते हो। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। इसका मतलब विक्रय मूल्य 50, क्रय मूल्य हाँ तो इसका मतलब ये हो गया क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर। इसका मतलब क्रय मूल्य 50, विक्रय मूल्य 60, लाभ कितने का? 10 का लाभ। कहां से? 50 से 1/5 यानी 20% का लाभ हो गया। डायरेक्ट उत्तर आ गया। लेकिन अब इसको हम लोग यहां पर जो है लिख के करेंगे। क्या कर रहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, तो यहां से देखते हैं CP का कितना 60% बराबर है SP का कितना 50% के। यही तो है, यही तो हमारा है। तो यहां से हमें ये बताओ CP बट्टा SP कितना हो जाएगा? तो CP आपका 50 हो जाएगा, SP आपका 60% से परसेंट 0 से 0 कट गया। तो यहां से मुझे बताओ परसेंट प्रॉफिट हो रहा है ना? बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि 5 की वस्तु वह जो है 6 रुपया में बेच रहा है। कितने का लाभ? 1 का लाभ। कहां से? 5 से। लाभ परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस कहां पे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है। 1/5 और 100% यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 20% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर कितना? 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। कितना जल्दी निकाल लिए।
तो इसका यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। मुझे बताओ इस बात को समझ पाए आप लोग? बोलोगे बिल्कुल सर। किसी को कोई यहां पर दिक्कत हुआ? बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान में रख लो। आइए आगे यहां पर जो है देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न ये रहे, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें यह कहा है, दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलोगे यस सर बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या है उसको देखने की कोशिश कीजिए। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 हो गया। कुछ नहीं, ये बॉय और ये गर्ल। भाई किस अनुपात में है? तो कहोगे 5:4 और ये टोटल कितना है? रेशियो 9 है। लेकिन रेशियो 9 ये रेशियो में है, लेकिन रियल में कितना है? तो रियल में ये आपका 432 है। तो यहां पर मुझे बताओ रेशियो 1 कितना हो जाएगा? आप यहां निकालोगे रेशियो 1 कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36 9 72, यानी रेशियो 1 48 के बराबर होगा। अगर रेशियो 1 48 के बराबर है तो लड़का कितना होगा? रेशियो 5, यानी 48 × 5 लड़का कितना? 240 हो गया। अरे बोलो किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लड़का 240 हो गया, तो मुझे बताओ लड़की कितना हो गया? लड़की कितना होंगे? लड़की कितना होंगे? तो लड़की यहां पे 4 यूनिट और 1 यूनिट का मान 48, रेशियो 1 का मान 48, यहां रेशियो 4 है। 48 × 4 कितना हो जाएगा? 192। तो यानी 432 विद्यार्थियों में लड़का 240, लड़की कितना? 192। अब यहां पर कह रहा है जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला हो जाते हैं, लड़कों की संख्या में 12 बढ़ जाती है। ध्यान से देखना, लड़कों की संख्या में कितनी? 12 की वृद्धि हो गई। लड़कियों की संख्या में उसके बाद तथा लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो बताइए कितनी लड़कियां दाखिला ली? लड़का यहां पे 12 जो है एडमिशन लिया, लड़की कितनी ली? तो मान लो x लिया। अब तब जाकर ये रेशियो कितना हो गया? तब जाके यह रेशियो आपका 7:6 हो गया। तब जाकर यह रेशियो 7:6 हो गया। ध्यान से जो है सो देखिएगा, ये टोटल कितना हो गया? तो टोटल 252 रियल में, लेकिन रेशियो में कितना है? रेशियो में 7 है। तो इसका अर्थ है ये 7 यूनिट या रेशियो 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप कहोगे सर 252 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप कहोगे सर 252 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 1 यूनिट आपका 7×21 और यहां पर 7×6 यानी 36 को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है 1 यूनिट 36 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 216 को। तो यानी यहां पर टोटल लड़की यानी कुछ लड़की एडमिशन लेने के बाद कितना हो गया? 216 हो गया। लेकिन है कितना टोटल? तो टोटल 192 प्लस x कितना है? 192 प्लस x। तो x का मान कितना जो है सो रखोगे? x का मान आप 24 रख दो। 192 में 24 जोड़ोगे 216। तो लड़कियां कितना यहां पे दाखिला लिया? तो लड़कियां यहां पर 24 आपका एडमिशन लिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 24 आपका उत्तर हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुआ? किसी को कोई समस्या हुई? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुआ। अरे हमारे रहते आप लोगों को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एकदम क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। इस टाइप से कुछ नहीं, अर्थमेटिक या अर्थमेटिक में लकीर खींचो, यानी एक लकीर खींचना है, आपका उत्तर आ जाएगा।
अर्थमेटिक में क्या है भाई, अर्थमेटिक में एक लकीर तो खींचना होता है, लकीर खींचिए और आपका उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए। आइए अब हम जो है सो नेक्स्ट कंसेप्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, और ये स्क्रीन पे आपका नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया नजर, इसको आप बनाइए। अब तक इसे मैं मिटा रहा हूं अच्छे से, तब तक इसे मैं अच्छे से मिटा रहा हूं और आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कितना आएगा। अरे बोलिए बोलिए कितना उत्तर आएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का, मुझे बताओ कितना, 22, 44, 20, 40 में से कितना उत्तर आएगा मुझे बताओ, जल्दी बताओ कितना कितना उत्तर आएगा। तो आपका भाई जिन लोगों का उत्तर 22 आ रहा है ना भाई, उसका तो खैर नहीं है। हाँ, जिसका उत्तर यहां पे आ रहा है 20, उसके लिए जोरदार ताली, यानी जिसका उत्तर आ रहा है 20 उसके लिए जोरदार ताली आप लोग जो है सो यहां पे बजा दीजिए। चलिए अब इसका हम यहां पर देखते हैं क्या, साथ में कार्य करते हुए ए, बी और सी 12 दिनों में एक कार्य को समाप्त कर देते। ध्यान से जो है देखिएगा, ए, बी और सी तीनों साथ मिलके 12 दिन में कार्य को समाप्त करते, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे कहा यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ए और बी क्रमशः 55 और 66 दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि वे अकेले अकेले कार्य करते हैं, कौन, ए, तो ए यहां पर 55 दिन और यहां पे बी आपका 66 दिन, ये रहा उसका टाइम। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि क्षमता होता क्या है, तो क्षमता टाइम का रिवर्स होता है। क्षमता होता क्या है दोस्त, आप लोग कहोगे क्षमता टाइम का रिवर्स होता है। तो इसका आप लोग रिवर्स रेशियो निकालिए। तो रिवर्स रेशियो निकालने के लिए इसका एलसीएम लो, कितना, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 660। कितना एलसीएम हो जाएगा, आप बोलोगे सर 660 हो जाएगा, और यही एलसीएम 660 इसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो अब ये 660 में, अब यहां पर ध्यान से देखिए, 660 में यदि 12 से भाग लगाओगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 55 होगा, 12 पचास 60, 12 पचास 60। अब यहां पर 660 में 55 से भाग लगाओगे, कितना से, 55 से भाग लगाओगे तो कितना होगा, ये 12 होगा, और 660 में 66 से भाग लगाओगे तो ये 10 होगा। तो यहां पर ये उसका क्षमता हो गया। अब ध्यान से जो है देखिए, कह रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता, मुझे बताओ। सबसे पहले मुझे सी की क्षमता चाहिए, इफिशियंसी, औकात। सी की औकात क्या है, तो सी की औकात यहां पर निकालते हैं। ए, बी, सी की क्षमता कितना है, 55। ए, बी, सी तीनों की क्षमता कितना, 55। उनमें से ए और बी की क्षमता को यहां पर माइनस कर दे, 12 प्लस 10 यानी 22। तो यहां पर जो है सो सी की क्षमता आ गया 33 यूनिट पर डे, यानी सी की औकात है 33। भाई वह पर डे 33 यूनिट ही काम करेगा। यह किसकी औकात है, सी की औकात है। तो अब यहां पर आपसे पूछा है कि भाई सी को उस पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा, तो पूरा काम कितना है, 660 यूनिट है। किस क्षमता से काम करवाना, 33 के क्षमता से। आपको पता है यहां पर वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर मुझे निकालना है यहां पे टाइम, तो हो जाएगा वर्क बट्टा इफिशियंसी। तो हमें सी के लिए निकालना है टाइम, तो सी के लिए वर्क कितना है, तो आप कहोगे सर 660 यूनिट है, 660। और सी किस क्षमता से काम करता है, 33। इसका मतलब ये सी एक दिन में 33 यूनिट काम करता है। तो 660 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, तो यानी 660 बट्टा 33 यानी 20 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो
आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए, इस बात की गहराई को, इसके कंसेप्ट को समझ पाए। टाइम एंड वर्क ये सब तो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होते हैं। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको यहां पर देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल नजर आ रहा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। कितना जल्दी बना पाते हो हम आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, और कमेंट के साथ साथ आपके उत्तर का भी हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब आपके उत्तर का हम यहाँ पर जो है सो वेट कर रहे हैं कि आप कितना जल्दी यहां पर उत्तर जो है सो निकाल के लाओगे। चलिए यहां पर कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 35 और 37, 12 सेंटीमीटर है और 35 सेंटीमीटर है और 37 सेंटीमीटर। ये क्या है? साइड है किसके? त्रिभुज के। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका साइड क्या है? ये साइड आपका यहां पर ट्रिपलेट बना रहा है। अरे बोलो, बना रहा है कि नहीं बना रहा? मुझे बताओ। ये साइड आपका यहां पर जो है ट्रिपलेट बना रहा है, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। आप कैसे जानोगे कि यह ट्रिपलेट है? भाई सिंपल सा है, दो छोटी संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़िए, अगर वह तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो समझिए ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट अगर है तो इसका मतलब ये साइड किसका है? तो ये साइड आपका राइट एंगल का है। तो इससे जो त्रिभुज बनेगा, इससे जो त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा? राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। अब यहां पर पूछ रहा है त्रिभुज की परित्रिज्या क्या है, सरकम रेडियस क्या है? तो समकोण त्रिभुज का जो सरकम रेडियस होता है वह आपका क्या होता है? कर्ण का आधा होता है। मतलब अब उस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है? जो सबसे लंबी भुजा होती है वो, तो सबसे लंबी भुजा 37/2 यानी कितना हो जाएगा? 18.5 सेंटीमीटर। ये आपका परित्रिज्या हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आप लोग इस बात को समझ पाए, इस बात की गहराई को, इस बात के कंसेप्ट को समझ पाए? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट को ध्यान से देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। कितना नंबर प्रश्न? 5 नंबर। तो यहां पर 5 नंबर प्रश्न को आप देखिए, कहना क्या चाह रहा है, इसका कंसेप्ट क्या है, उसको आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए तो यहां पर 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे यह कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का छूट देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का छूट देता है, फिर भी उसे 23% का लाभ अर्जित होता है। तो आपको पता है कि यदि किसी वस्तु पर छूट दे फिर भी लाभ हो, तो यहां पे एक कंसेप्ट होता है, उस बात को ध्यान से देखिएगा। वहां पर एक रेस मतलब तो वहां पर एक रिलेशन आता है। किसका रिलेशन? तो मुझे तो किसका रिलेशन आएगा तो मुझे बताओ। छूट किस पर मिलेगा? तो छूट आपका मार्केट प्राइस पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर मिलेगा। और यह लाभ किस पर होता है? तो लाभ आपका सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो यहां से छूट भी दे रहा है और लाभ भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पे सीपी और एमपी का रेशियो बनने वाला, यानी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनने वाला। तो यहां से हमें ये बताओ
कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रेशियो होता क्या है। तो ध्यान से इस बात को आप देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस आपका होता है कितना 100 माइनस डी, और अनुपात ये होता है आपका कितना 100 प्लस पी। अगर यहां पर लाभ हो तो प्लस पी, लॉस हो तो माइनस एल। तो ये इसका होता है। तो हमें यहां पर क्या डिस्काउंट कितने का है, तो 18% का यहां पे डिस्काउंट है। तो 100 माइनस 18 और लाभ कितने का है, तो 100 प्लस 23। अरे बोलो यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया आपका 82 अनुपात 123। ये आपका कटेगा कितना से, 41 से कटेगा 2 और 41 से कटेगा 3। 2 अनुपात आपका 3 क्या हो गया, 2 हो गया सीपी और यहां पे 3 हो गया एमपी। 2 हो गया सीपी और यहां पे 3 हो गया एमपी। अब यहां पर जो है सो बात आती है, यहां पे इस पर ये जो है सो बात आती है, यदि वह वस्तु की बिक्री पर 18.4 रुपए का लाभ होता है। मुझे ये बताओ लाभ कितने का हो रहा है, मुझे बताओ लाभ कितने का हो रहा है। तो लाभ 18.4 रुपए का लाभ होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसको सीपी को 100 बना लेते हैं। तो 100 बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई, कितना से 50 से। तो अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 और 50 से 3 कितना 150 हो जाएगा। अरे बोलो होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल होगा। अब यहां पर है कि लाभ कितने का हो रहा है परसेंट में, तो लाभ हो रहा है 23% का। तो ध्यान से जो है देखिएगा इसका 23%, इसका 23% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 23 यूनिट हो जाएगा। और ये 23 यूनिट किसके बराबर है, तो 18.4 रुपया के बराबर। किसके बराबर है, तो 18.4 रुपया के बराबर है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो यहां से ध्यान देखिए अंकित मूल्य कितना है, 50 यूनिट है। तो यहां पर अब आपको उत्तर यहां पर ये बताने हैं कि यानी 23 यूनिट का मान 18.4, तो 50 यूनिट का जो है सो मान कितना हो जाएगा, तो 18.4 बट्टा 23 और इनटू में कितना 150। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका यहां से दशमलव हटाओगे तो 1 जीरो आपका हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा और ये 23 से कटेगा 8 और 15 8 कितना 120 रुपये। तो यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था कितना था 120 रुपया था। कितना था 120 रुपया था। तो हमें बताओ इस बात को समझ पाए, बिल्कुल समझे होंगे है ना। यहां पर कुछ नहीं था, यहां पर कर रहा था 18% का छूट। तो यहां पे 100 माइनस 18 और यानी फिर भी 23% का लाभ 100 प्लस 23। तो ये जो 100 माइनस 18 है यह कॉस्ट प्राइस होगा और 100 प्लस 23 ये मार्केट प्राइस होगा। तो इसका जो रेशियो आपका कितना आ गया 2:3। लेकिन हम यहां पर कॉस्ट प्राइस को 100 बना लेते हैं क्योंकि 100 से कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो यहां पर अगर कॉस्ट प्राइस को 100 यहां पे बनाया तो 150, क्योंकि 2:3 है, दोनों में 50 से यहां पर जो है सो मल्टीप्लाई हुआ। तो यहां पर 100 हो गया। अब कह रहा है कि 23% का लाभ, लाभ किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट का 23%, 23 यूनिट किसके बराबर होगा 18.4 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर 18.4 बट्टा 23 होगा। और तो 150 यूनिट किसके इंटू 150 यानी बराबर कितना 120 रुपया हो जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा 120 रुपया। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ गए। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, एज प्रॉब्लम का आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे।
बिल्कुल हो जाएगा आप लोगों से बिल्कुल हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। भाई ए और बी कितना 4:5 था। कब? प्रेजेंट से 5 साल पहले की बात कर रहा है ये। चलिए अब यहां पर क्या कर रहा है, 5 साल बाद ए और बी का जो अनुपात है 6:7 हो जाए। कितना? 6:7। कब? यहां से 5 साल के बाद। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां पर देखते हैं, हमें ये बताओ ये रेशियो बैलेंस है कि नहीं, मुझे बताओ ये रेशियो बैलेंस है कि नहीं, इसका पता कैसे करोगे? तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 1, और यहां भी इन दोनों का बीच का डिफरेंस 1, इसका मतलब रेशियो बैलेंस है। तो हमें ये बताओ यहां से यहां तक आने में कितना? रेशियो 2 आगे आया, और यहां से यहां आने में यानी रेशियो 2 ज्यादा। लेकिन यहां से यहां तक आने में कितने साल उसको लगा? यानी 5 साल पहले और 5 साल बाद। तो 5 साल पहले से पहले वर्तमान आएगा 5 साल, उसके बाद 5 साल बाद यानी 5 5 कितना? 10 साल। तो यह 2 रेशियो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 साल को। तो रेशियो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 साल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 साल को। तो यहां पर हमसे तो यहां पर जो है अब करा है सी बी से 10 वर्ष छोटा है। तो हमें सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो सबसे पहले बी का उम्र मुझे यहां पर पता करना होगा। बी का उम्र कितना होगा मुझे बताओ? बी का एज कितना होगा? बी का प्रेजेंट एज कितना होगा? तो बी का ये 5 यूनिट बराबर 25, लेकिन 5 साल पहले, तो यानी 25 है 5 साल पहले, 5 इसमें जोड़ोगे, बी का एज हो गया 30 साल। बोलो हाँ या ना? बी का एज कितना हो गया? 30 साल। तो यहां पर अब करा सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो सी का एज कितना हो जाएगा? प्रेजेंट 30 है, 10 वर्ष छोटा है, 30 - 10 यानी कि 20 साल हो गया। तो यहां पर है, उसके बाद है तो अब यहां पर है ए का उम्र कितना होगा? तो मुझे बताओ ए का यहां पर वर्तमान उम्र मुझे बताओ। तो यहां पर ए का 5 साल पहले 4 यूनिट, तो 4 यूनिट किसके बराबर? 1 5 के बराबर, तो 4 यानी 20 के बराबर। 20 होगा कब? 5 साल पहले। अभी कितना? 5 इसमें जोड़ो यानी 25। तो हमसे किसका किसका रेशियो यहां पर पूछा है? तो हमसे रेशियो पूछा है ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात। किसका? ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात। ए का कितना है? तो आप कहोगे सर ए का कितना है? 25 है, और सी का कितना हमने निकाला था? 20 है। इसको काटोगे 5 से 5 25, 5 चौक 20 यानी 5:4 आपका उत्तर हो गया। कितना हो गया? 5:4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया। तो हमें बताओ किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को कोई समस्या हुआ है? बिल्कुल नहीं। अरे हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी बातों को समझ रहा हूं मैं, बिल्कुल है ना। अरे बिल्कुल एक एक चीज को यहां पर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। अगर मुझ पर आपको विश्वास है तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैथ्स सिखाने की गारंटी मैं लेता हूं आपका, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहिए और इस बात को यहां पर समझते रहिए और नोट करते रहिए, एक एक चीज को समझते रहिए। अगर बात समझ में नहीं आ रही थोड़ा सा बैक करके, थोड़ा सा पीछे करके रिपीट में देखिए। अगर कोई चीज अगर सीखना होता है ना, तो अगर मन में लगन होती है ना, तो किसी ना किसी प्रकार से उस चीज को सीख ही लेते हो। अगर अच्छी बातें थोड़ा देरी से समझ में आती है, लेकिन उसी को यहां पर बार बार कोशिश करते रहोगे ना, तो समझ में आने लगेगी, बिल्कुल है ना। आइए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या कह रहा है मेरे दोस्त। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर बताइए कितना उत्तर होगा।
अरे बोलिए 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 बोलिए, कितना उत्तर होगा? वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्रधन 10,648 रुपया। तो मूलधन कितना? अरे बस सिंपल से चक्रवृद्धि ब्याज पर है। चलो रेट कितना? रेट है 10 आपका परसेंट। अगर रेट 10% है तो फ्रैक्शन में 1/10, ये आपका 10 हो गया मूलधन। तो 1 साल के बाद अमाउंट कितना? 11, ये हो गया आपका 1 साल के बाद। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर कीजिए, 100 से कितना? 121। 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो भाई इसका यानी अब कीजिए पावर 3, तो ये हो जाएगा 1000 से कितना? 1331। हमें यहां पर 3 साल का पूछा है, तो आप सीधा आपको यहां पर ये करना है 3 साल का। तो यानी 10 का पावर 3 अनुपात 11 का पावर 3। जितने साल का पूछे उसमें पावर उतना कर देना है। तो ये हो गया 1000 और अनुपात कितना? 1331। अब ये हो गया मूलधन, ये हो गया अमाउंट। अब करा मिश्रधन 10,648 है। कितना है? 10,648 है। तो यहां पर मिश्रधन कितना है? 1331 यूनिट है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10,648 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका कितना गुना है? तो इसका 8 गुना है। आप ध्यान से देखो, 1331 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 10,448। देखो 8 का यहाँ 8 तारीख 24, 8 तारीख 25, 26 और 8 2 आपका 10। तो ये हाँ, तो ये मूलधन कितना होगा? इंटू 8। तो आपका कितना हो जाएगा मूलधन? यहाँ पर 8,000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा मूलधन? 8,000 रुपया इसका मूलधन हो जाएगा। तो मुझे बताओ, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अरे बोलो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। अगर हमारे साथ रेगुलर आप देखिए, आपको सब कुछ सेशन अच्छा लगने लगेगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा ही नहीं, किसी प्रकार की समझने में कोई परेशानी होगा ही नहीं, है ना। आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, सब समझ में आने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है क्या? प्रैक्टिस सेशन। अगर कंसेप्ट वाली क्लास होती तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में इतना डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझना है कितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आप उसका उत्तर यहां पे दे सकते हो। अगर आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू दी पावर n का। हो गया, आसानी से आप जो निकालोगे। यहाँ पे अमाउंट पता है, मूलधन आपको पूछ रहा है तो मूलधन आपको निकालना, रेट भी पता है और यहाँ पर जो टाइम भी पता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। जब किसी संख्या को क्रमशः, यहां पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन सक्सेसिव डिवीजन का है। जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है ना, तो यानी शेषफल 2, 3 और 5 प्राप्त होता है। ध्यान से जो है देखिए, यहां पर 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, इसका मतलब है डिवीजर हमारा क्या है? डिवीजर क्या है? तो यहां पर डिवीजर है 3, 4 और 7। 3, 4 और 7। तो उसमें क्या है कि सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्रमशः यहां पे लगा दिया, हिंदी में, इंग्लिश में लिख दिया सक्सेसिवली। यानी सक्सेसिव का मतलब ये हो गया कि हम किसी संख्या में भाजक से भाग दिए, जो भागफल प्राप्त हुआ उस भागफल में दूसरे भाजक से भाग दिए, फिर जो भागफल प्राप्त होगा उसमें फिर दूसरे भाजक से भाग दिए। यानी प्राप्त भागफल में भाग देना, प्राप्त भागफल में दूसरे भाजक से भाग देना, यह आपका सक्सेसिव डिवीजन का कहलाता है। तो यहां पर डिवीजर हमारा कितना कितना, भाजक कितना कितना, 3, 4 और 7 है। यहां पर रिमाइंडर कितना है? R, यानी इसका शेषफल कितना है? क्रमशः 2, 3, 5, यानी इसका 2 है,
3 है और ये 5 है। तो हमें यहाँ पर नंबर ज्ञात करने, नंबर क्या होंगे? तो नंबर के लिए मैं आपको जैसे जैसे आपको यहाँ बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग यहाँ पर कीजिएगा। नंबर के लिए आपको क्या करना है, जब सक्सेसिव डिवीजन हो तो इसको ऊपर में आपको भाजक लिख देना है लाइन से, उसके नीचे में रिमाइंडर लिखना है लाइन से। अब वह संख्या क्या होगा जिसमें भाग दिया जा रहा था, भाज्य क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना है, ऊपर नीचे जोड़ना है, ऊपर नीचे जोड़ना है, क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे जोड़ना है, क्रॉस में आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है ना। तो हमें यहां से आओगे 7 में 5 जोड़ोगे 12, 12 चौक कितना 48। अब 48 में यहां पर 3 जोड़ोगे कितना 51, और 51 इंटू 3 कितना 153, और 153 में 2 जोड़ोगे 155। हो गया। कुछ नहीं करना है, संख्या के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे जोड़ोगे, 7 में 5 जोड़ोगे 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो 48, 48 में फिर 3 जोड़ो 51, 51 को 3 से जो है सो मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 51 इंटू 3 आपका हो जाएगा 153, और 153 में 2 जोड़ो 155। अब हो गया रिक्वायर्ड उत्तर। अब 155 में आपको यहां पर यह कहा 42 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो हमें बताओ। इसमें 42 से भाग दे दीजिए, इसमें 42 से भाग दे दीजिए। अब 42 से भाग दोगे 55 में, ध्यान से देखो 155 में, 155 में 42 से भाग दोगे कितना आपका आएगा, यहां पर शेषफल तो 29 आएगा। आप यहां से जो है सो लगाओगे 3 दूना 6, और ये आपका 4 तिया 12, ये आपका 9, यानी शेषफल आपका 29 इज द राइट आंसर। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 29, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें बताओ, इस बात को समझने में किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर अब होगा शायद, ये 8 है, ये क्वेश्चन 8 है, 8 आपका हो गया। यहां पर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो टोटल काम कितना था, टोटल काम कितना था, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो टोटल काम हो गया कितना, बोलो 25 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 60 यानी टोटल काम हो गया 1500। बात खत्म। अब यहां पर उन्होंने काम करना शुरू किया, ध्यान से आप देखना, उन्होंने काम करना शुरू किया x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। तो भाई काम कितना आदमी अब बचा, x दिनों के बाद 10 आदमी जब काम छोड़ा तो बचा 15 आदमी। अब वह शेष 15 आदमी फिर काम करता है, तो यदि सारा काम 80 दिनों में समाप्त होता है तो x का मान क्या होगा। अब ध्यान से इस बात को पढ़ो, दूसरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। उन्होंने काम करना शुरू किया, कितने आदमी, 25 आदमी थे, स्टार्टिंग से 25 आदमी ने काम करना स्टार्ट किया। x दिन के बाद 10 आदमी छोड़ दिया, तो कितना आदमी बचा, 15 आदमी बचा, बोलो 15 आदमी। अब 15 आदमी काम को समाप्त किया, उसने देखा कि पूरा काम 80 दिन में हो गए समाप्त। ध्यान से हमें बताओ, ये जो बाद वाला जो 15 आदमी था वह तो भाई x दिन भी तो काम किया था 15 आदमी,
किया था कि नहीं किया था? वो जो बाद वाला जो 15 आदमी था, वह 15 आदमी शुरू से लेके लास्ट तक काम किया, यानी 15 आदमी कुल 80 दिनों तक यहां पर काम किया। 15 आदमी कुल 80 दिनों तक काम किया है, एक यानी 1200 यूनिट काम किया। तो यानी बच कितना गया? 300 यूनिट। अब यह 300 यूनिट किसने काम किया? कितना दिन काम किया? कितना आदमी काम किया? तो यह जो है 300 यूनिट वो व्यक्ति काम किया है जो एक्स दिन करके छोड़ा है। तो 10 आदमी ने एक्स दिन काम करके छोड़ दिया, तो वह काम किसके जो है सो लिए है? वह काम 300 यूनिट है। 10 आदमी एक्स दिन, तो यहां पर ये से ये कटेगा, एक्स का मान आपका 30 दिन, यानी 30 दिन काम करके 10 आदमी ने छोड़ा। बात समझ में आ गया? कितना आसान उत्तर था, कुछ भी नहीं था, एकदम आसान था। बात समझ में आई? नहीं आई? अरे बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं। देख लो, एक और अप्रोच है हमारे पास। नहीं आई तो एक और अप्रोच है, ध्यान से आप जो है सो इसको देखिए। एक और अप्रोच है हमारे पास। तो यानी टोटल 25 आदमी उस काम को 60 दिन में टोटल वर्क हो गया ये। अरे बोलो हाँ या ना? अब उसमें से क्या हुआ? उन्होंने काम करना शुरू किया, एक्स दिनों के बाद 10 आदमी ने छोड़ दिया। ध्यान से देखो, 25 आदमी काम करना शुरू किया, एक्स दिन तक 25 आदमी ने काम तो किया होगा। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अब यहां पर जो है सो 25 आदमी ने एक्स दिनों तक तो काम किया। 25 आदमी के द्वारा एक्स दिनों में किया गया कार्य 25x। अब यहां टोटल उसको 80 दिन लगे, जिसमें से x दिन काम हो चुके हैं। तो अब यहां पर कितना दिन काम करवाना है? तो 80 माइनस x दिन। अब 80 माइनस x दिन कौन काम करेगा? जो शेष यहां पे बच गया, 10 आदमी तो छोड़ के जो है निकल गए, शेष कितना आदमी बच गए? 15 आदमी बच गए। तो अब यहां पर इसको सॉल्व करोगे, x का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। भाई इतना तो आप कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इतना कैलकुलेशन कर लोगे। चलिए यहां पर 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आप देखिए, कैलकुलेशन पर आधारित है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। अगर मैं यहां पर ध्यान से जो है देखिए 42.7 को मान लू ए, 42.7 आपका जो है सो नीचे में क्या, ऊपर में 427 है, नीचे 42.7 है। 42.7 को मान लू ए, तो 427 कितना हो जाएगा? 10a। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे यार सर बिल्कुल हो जाएगा। दोनों तरफ 10 से हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। 32.5 को मान लू बी, तो मुझे बताओ 325 किसके बराबर होगा? 10b के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ऊपर में देखते हैं कितना, 427 गुने 427 गुने 427। तो मुझे बताओ 427 किसके बराबर है? 10a के बराबर है। तो 427 लिखा है 3 बार, तो 10a कितनी बार होगा? 3 बार। 10a 3 बार का मतलब पावर 3। अब ऊपर में क्या है? प्लस है। 325 किसके बराबर है? 10b के बराबर है। 325 कितनी बार यहां पे लिखा है? तो 3 बार, यानी 10b का पावर आपका 3। तो ऊपर में a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। अब देखो यहां पर 42.7 गुने 42.7, 42.7 किसके बराबर? a के बराबर। यहां पर 2 बार लिखा है, तो a का स्क्वायर है। आप कहोगे बिल्कुल है सर। अब उसके बाद 32.5 2 बार है, तो 32.5 b के बराबर है, b स्क्वायर। अब यहां पर क्या है? माइनस 42.7 इंटू 32.5, यानी a इंटू बी के बराबर हो गया। अब इसमें से 10 का क्यूब यहां से 10 का क्यूब यहां से कॉमन लोगे,
तो यहां से 10 का क्यूब हमने कॉमन यहां पे ले लिया, तो यहां से आपका क्या बचा, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, और अपॉन में कितना आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से आप देखना, ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 का क्यूब यहां पर जो ले लिया, तो ये किसके बराबर होगा, ये एक फॉर्मूला आपका होता है किसके बराबर, तो ये होगा a प्लस बी के बराबर हो गया। 10 का क्यूब यानी 1000 और इंटू ए प्लस बी, यहां पर हम लोग जो है लिखते हैं ए प्लस बी कितना हो जाएगा 42.7 प्लस 32.5। अरे बोलो बोलो होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। तो 1000 इंटू इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 5 12, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा आपका जो है 5 और 4 3 7, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 75.2 आपका हो जाएगा। तो कितना उत्तर हमारा आ गया, तो ये 75, तो ये हमारा उत्तर आ गया 75,200 यानी 75,200 आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75,200, ऑप्शन नंबर सी। मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल नहीं हो रही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर क्या है प्रश्न अब देखते हैं। 11 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। किसका है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलता है और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूरी वाले स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुंचना चाहता है, कि मतलब उसका क्या है, ध्यान से आप जो है सो देखना। ये टोटल उसका क्या है, तो 300 किलोमीटर दूरी का एक उसको दूरी तय करना है। कहां से कहां तक, बेंगलोर से किसी स्थान तक। अब वह सुबह कितने बजे यहां से निकला है, तो वह सुबह 8:30 बजे निकला। अब वह सुबह 8:30 बजे, तो उसको कितने बजे पहुंचना है, तो सुबह दोपहर 12:30 बजे पहुंचना है। दोपहर 12:30 बजे उसको पहुंचना है, बात खत्म। यानी 300 किलोमीटर की दूरी 8:30 बजे चला, 12:30 बजे पहुंचना, यानी 4 घंटा में पहुंचना है। उसको 300 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में पहुंचना है। लेकिन उसने अब क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, प्रातः 10:30 बजे, प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि 40% दूरी ही तय किया। कितने बजे, 10:30 बजे। तो 10:30 बजे यहां पर मान लो 10:30 बजे वह देखता है कि 40% ही दूरी तय किया है। तो ये पूरा दूरी 100% आपका कितना है 300 किलोमीटर, तो 40% वह 120 किलोमीटर ही दूरी तय किया है। तो भाई 120 किलोमीटर यहां से यहां तक जाने में किस स्पीड से तय किया होगा, उसका स्पीड। तो 120 किलोमीटर की दूरी 8:30 से 10:30 यानी 2 घंटा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है उसने 120 किलोमीटर। लेकिन उसको 12:30 बजे पहुंचना है भाई। तो ये शेष दूरी कितना हो गया 120। आप यहां से 300 में से 120 अगर माइनस करोगे तो शेष दूरी 180 किलोमीटर।
अब यह 180 किलोमीटर की दूरी, ये हो गया S1 और ये S2, इसको 2 घंटा में तय करना, क्योंकि यहां तक तो 10:30 बजे पहुंच गया, अब 12:30 बजे पहुंचना है। 2 घंटा में 180 किलोमीटर की दूरी, कितना, उसको 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना होगा। तो ये हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर ये कह रहा अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। तो भाई वो यहां 10:30 बजे तक उसका स्पीड था 60। अब यहां से कितनी स्पीड बढ़ानी होगी कि समय पे पहुंच जाए। तो समय पहुंचने के लिए उसका स्पीड ये होना चाहिए, कितनी यहां पर बढ़ानी होगी। तो आप कहोगे सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसे स्पीड बढ़ानी होगी ताकि वह समय पे पहुंच जाए। इसका उत्तर हो गया आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल बेसिक फंडा है, बिल्कुल बेसिक समझा रहे हो तो भाई समझ में क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई समझ में। तो ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। 12 नंबर प्रश्न को भी देखते हैं क्या है मेरे भाई, इसको समझिए मेरे दोस्त, इस बात को समझिए आप कि ये क्वेश्चन आपके सामने कहना क्या चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में A, B और C से खींचे गए लंब, भाई यहां पर देख लो कुछ नहीं है, ये रहा त्रिभुज ABC, हमने यहां ले लिया, इसका नाम रख दिया ABC। अब यहां से इन तीनों में लंब खींचा गया, ये तीनों आपका लंब खींचा, ये तीनों के तीनों आपका लंब है ABC शीर्ष, और ये लंब आपका हाइट होगा क्योंकि आपका शीर्ष D, E और F पर विपरीत भुजाओं पर मिलते हैं। तो ये हो गया D और ये हो गया E और ये F, और यह बिंदु P पर यहां पर मिलते हैं। अब यहां पर यह कह रहा है EPD, यानी एंगल EPD कहां है मेरे दोस्त, EPD यानी एंगल ये एंगल कितना है, तो ये एंगल यहां पर दे रखा है कितना, 116 डिग्री, 116 डिग्री यहां पे दे रखा है। कितना आपको नजर आ रहा है, 116, ये 116। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब आप यहां पर इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। आप देखिएगा CDPE एक चतुर्भुज है, ये 90 और ये 90, 180, तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो ये कोण आपका 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। अरे बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा, क्योंकि किसी चतुर्भुज का चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जिसमें से 90 ये मतलब 180 हो गया, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 होगा, उसमें से 116 ये तो बच गया, कितना होगा, तो ये आपका जो बच गया ये आपका 64 डिग्री हो जाएगा। बात खत्म। अब यहां पर यह कह रहा है एंगल A और एंगल B के द्विभाजक बिंदु पर मिलते हैं, है ना। अब यहां पर यह हो रहा है कि अच्छा इसमें जो है हिंदी में जो है सो एक जो है सो लाइन यहां पर मिस है। अब हम जो है इंग्लिश पढ़ते हैं। तो यहां पर यह करा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट एट Q, यानी एंगल A और एंगल B का जो बाइसेक्टर, अब हम यहां पर दूसरा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी फिगर को उलट के हम एक दूसरा फिगर जो है बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं C, इसका नाम A और इसका नाम B। हम इसी फिगर को उलट के दूसरा फिगर बनाया, तो मुझे बताओ C का मान कितना, एंगल C, तो ये कहोगे ये एंगल 64 है, हो गया। अब यहां पर यह कहा है एंगल A और एंगल B का जो बाइसेक्टर है,
यानी एंगल ए और एंगल बी, यानी इसका यहां पर एंगल बाइसेक्टर और इसका यहां पे एंगल बाइसेक्टर कहां पर, बिंदु Q पर जाकर मिलते हैं। तो आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं उसका नाम होता है इन सेंटर, और तो यानी एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी, यानी इन सेंटर पे बना कोण कितना होता है 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण यानी एंगल सी का आधा। तो यहां पर हो जाएगा जो है सो आपका 90 डिग्री प्लस 64/2 यानी कितना 122 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए इन सेंटर अंतः केंद्र पे बना कोण 90 डिग्री प्लस ऊपर यानी शीर्ष कोण का आधा होता है। तो यह आपका इन सेंटर बनता कैसे है, तो इन सेंटर आपका एंगल बाइसेक्टर से बनता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। यहां पर हमने दो फिगर, इसी को यानी सी को ऊपर ले लिया, बीच वाला ये सब हाइट को हटा दिया, तो यहां पे हमने जो है एंगल बाइसेक्टर से यहां पे ये क्यू पर मिलता है, इसका मतलब ये इन सेंटर है और इन सेंटर पे बनने वाला कोण 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा होता है। तो हमारा कितना आ जाएगा, शीर्ष कोण 64 है तो आपका 90 प्लस 64 का आधा कितना 32, 122 डिग्री उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे क्या है उसको देखते हैं। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने से उसकी उसकी 19% की जो हानि है वह 17% के लाभ में बदल जाता है। मतलब इस बात को ऐसे समझिए, यदि सीपी हमारा 100 यूनिट है तो यहां पर ये, अब आप देखिए बिक्री मूल्य में 162 रुपए की जो ही वृद्धि किए तो जो पहले 19% का जो हानि होता था वह 17% के लाभ में बदल जाता। तो यह बिक्री मूल्य में 162 रुपया का वृद्धि का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। यहां पर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है 162 रुपया। पहले होता था 19% की हानि, अब हो रही है 17% का लाभ। तो यहां से अगर हमारा सीपी 100 है तो पहला एसपी क्या होगा, तो पहला में आपका 19% की हानि हो रही थी, -19%, इसका मतलब है 81% पे बेच रहा था, यानी 81 यूनिट में वह बेच रहा था। लेकिन जो ही 162 रुपया का वृद्धि हुआ तो अब उसको 17% का लाभ होने लगा। इसका मतलब हो गया दूसरा सेलिंग प्राइस 117 यूनिट हुआ। तो भाई यूनिट में कितना का उसने जो है सो वृद्धि किया, यूनिट में उसने कितनी की यहां पर जो है वृद्धि की। तो अब आप सर यहां पे कहोगे यूनिट में 36 यूनिट की यहां पर वृद्धि की। भाई 81 में पहले बेच रहा था तो 19% की हानि, अब 117 में बेच रहा है तो 17% का लाभ। तो उसने पहले और अब में 162 रुपया का वृद्धि किया, तो 36 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करा, 162 रुपया का। तो हमसे पूछा उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य क्या होता है 100 यूनिट बराबर 162 और ये आपका कितना बट्टा में 36 × 100। अरे बोलो होगा, बिल्कुल होगा। अभी इसको आप काट दो, 18
18 इंटू जो है सो आपका जो है सो 9 कितना हो जाएगा 162, 18 दूना 36 और ये 50, तो यानी 50 इंटू 9 कितना, यानी उस वस्तु का जो बिक्री मतलब लागत मूल्य था 450 रुपया था। कितना था उसका लागत मूल्य 450 रुपया था। समझ पाए? बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिए और उसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। भाई देख लो, एक मिश्रण है उसमें आपका मिल्क है और फिर आपका क्या है वाटर। मिल्क आपका 11 भाग है, वाटर आपका 2 भाग है, बात खत्म है। अब इसमें 35 लीटर पानी उसने मिलाया। अगर उसने इसमें 35 लीटर पानी यहां पर मिलाया, लीटर, तो जो ही 35 लीटर पानी मिलाया तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। यानी पानी अगर आपका 1 होगा तो शुद्ध दूध कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो गया। अब इसको ध्यान से इसमें देखिए, प्रारंभ में 11 भाग दूध था तो 2 भाग वाटर था, 35 लीटर पानी उसमें मिलाया तो 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो गया। इसमें मिलाया क्या? आप कहोगे सर इसमें पानी मिलाया, दूध में कोई छेड़छाड़ किया है? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई छेड़छाड़ उसने नहीं किया है दूध में। तो भाई दूध में जब कोई छेड़छाड़ नहीं किया है तो दूध की प्रारंभिक मात्रा और फिर दूध की बाद वाली मात्रा बराबर होनी चाहिए ना। तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल यहां पर आप कह रहे हो बराबर होनी चाहिए। तो 11 और 2 को बराबर करोगे तो एलसीएम 22 करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 11 से मल्टीप्लाई। तो भाई यहां भी आपका 2 से और यहां भी 11 से। तो अब हमें यहां पर ये जो है बताइए इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये 22 अनुपात 11 और ये अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये 22 अनुपात 4। अब आप यहां पर हमें बताइए प्रारंभ में पानी था 4, 35 लीटर डाला, हो गया कितना 11। तो हमें बताओ पानी कितना उसने डाला, तो पानी 7 यूनिट डाला, लेकिन रियल में कितना डाला 35 डाला। तो यहां पर 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 35 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे पूछा है क्या कि वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है। दूध भाई कितना है, तो 22 यूनिट है। अब ये वाला रेशियो नहीं रहा, अब जो बाद वाला है वो आपको लेना पड़ेगा। तो 22 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35/7 इंटू 22 कितना हो जाएगा आपका 110 लीटर आपका वास्तविक मिश्रण में दूध था। कितना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो इस बात को समझ गए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखते हैं। अरे तो मौखिक उत्तर आप निकाल लोगे 15 नंबर का। आप यहां पर 15 नंबर का मौखिक उत्तर जो है सो निकाल लोगे। यहां पर यह कह रहा है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है 9990। 10, 15 और 20 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। 10, 15 और 20 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, इसका एलसीएम बराबर 60। तो अब हमें ये बताओ इन चारों ऑप्शन में से 60 से कटने वाला कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से 60 से कटने वाला कौन सा है। तो भाई यहां पे देखो 60 से कटेगा
अब देखो 60 में एक जीरो है तो जो संख्या होगा 4 अंक का उसमें तो एक जीरो होगा, ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। अब होगा कौन सा, ए बी सी में से ही होगा कोई। अगर आप जो है अगर आप 60 में से एक जीरो हटाओ तो ऑप्शन में से भी एक जीरो हटा दो, पहला 999, 996, 998, तो हाँ तो यहां बच गया 6, तो 999 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 998 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारा कौन सा जो बच गया, ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, 9960 आपका उत्तर हो जाएगा। 9000 जो है सो 960 ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमें बताओ यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखे हैं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक हम यहां पर जो है पानी उनी पी लूं। भाई इससे बनाइए 16 नंबर प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर यह कहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा की लंबाई 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहां पर पैरेललोग्राम यहां पर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। एक हम यहां पर समानांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, तो ये रहा हमारा समानांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर। उसमें कह रहा है कि इसकी साइड कितनी कितनी है, 36 और 27। ये रहा 36 सेंटीमीटर का और ये रहा 27 सेंटीमीटर का। अब ध्यान से यहां पर देखिए, यदि छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, भाई छोटी भुजा कौन है, ये 27। अब 27 सेंटीमीटर वाली भुजा के बीच का जो लंबवत दूरी है यानी हाइट है, किस पे, इस साइड पे, इस पे जो ये हाइट है, ये हाइट, इस हाइट की यहां पर जो बात कर रहा है, इसका यहां पर मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब हमें यह बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो आपको पता है बेस इंटू हाइट, तो इसका आधार अगर 27 है तो हाइट आपका कितना हो जाएगा, 12। अब यहां पर यह पूछा है कि लंबी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, लंबी भुजा ये, इसकी बीच की दूरी, ये हाइट क्या है, ये आपसे पूछा। तो भाई इसको आधार मान के, इसको ऊंचाई मान के एरिया निकाल सकते हो। इसको मान लो x, तो अब हो जाएगा 36 इंटू एक्स, कटेगा 12 से कटेगा ये 3, ये 3 से कटेगा 9, x इज इक्वल टू आपका 9 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुझे बताओ 16 नंबर क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत है, कमेंट करके बताओ, किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं ना, बिल्कुल आसान। क्वेश्चंस आपके अच्छे अच्छे हैं, क्वेश्चंस है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। आइए अब हम यहां पर देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग इसका उत्तर हमें बताइए कितना होगा, इसका उत्तर कितना होगा हमें कमेंट करके बताइए कितना होगा। ए और बी दो मजदूर किसी कार्य को क्रमशः 35 दिन और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे लिख दो। ए किसी कार्य को कितना दिन में, 35 दिन में, और बी उसको कितना दिन में, 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। हो गया। अब यहां पर ए और बी दोनों कार्य शुरू किया, ए और बी दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, हालांकि ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं और अकेले बी शेष कार्य को 29 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए और बी एक साथ कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे।
क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? मुझे बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अब यहां पर ध्यान से जो है देखिएगा, ये रहा इसका टाइम, इसकी क्षमता क्या होगी, औकात क्या होगा? तो ये 5 से ये आपका जो है सो 9 और ये आपका 7। तो इसकी क्षमता टोटल, इसकी क्षमता कितनी होगी? जिसका एफिशिएंसी उसका टाइम, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 45 × 7 या 35 × 9, कितना? 315 यूनिट। इसका टोटल वर्क आपका कितना होगा? 315 यूनिट। अब यहां पर यह कहा शुरू में ए और बी दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। ये स्टार्टिंग में ए और बी दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। अब कहा कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। कौन? ए कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और अकेले बी शेष कार्य को 29 दिनों में पूरा करता है। तो हमें यह बताओ, बी 29 दिनों में कितना यूनिट कार्य करेगा? बी 29 दिनों में कितना यूनिट कार्य करेगा? आप मुझे बताइए कमेंट करके, बी 29 दिनों में कितना यूनिट कार्य करेगा? बी एक दिन में 7 यूनिट, तो 29 दिन में कितना? तो जो है सो ये आपका हो जाएगा 9 × 7 = 63, 7 × 2 = 14, यानी 203 यूनिट। तो यहां से 203 यूनिट आप यहां पे माइनस कर दो, ये रहा आपका जो है यहां पे 2 1, यानी 112 यूनिट। तो ये जो 112 यूनिट है, स्टार्टिंग में ए और बी ने मिलकर कार्य किया था कि नहीं किया था? बोलो भाई। यहां पर ए और बी, यहां पर ध्यान से जो है सो देखिए, ए और बी ने कार्य शुरू किया, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है। अब जो शेष कार्य बचा, बी अकेला 29 दिन में किया, तो आप उल्टा आ जाओ कि बी अकेला उस कार्य को 29 दिन किया, तो 29 दिन में 203 यूनिट कार्य किया। तो यानी यहां पे 203, इसमें से माइनस करोगे 112 यूनिट बच गया। 112 यूनिट कार्य कौन किया था? तो शुरू में ए और बी दोनों मिलकर यहां पर जो है सो कार्य किया था। तो आपसे पूछा ए और बी एक साथ कितने दिन तक कार्य करते हैं, यानी स्टार्टिंग में ए और बी, तो यहां पर रिक्वायर्ड उत्तर 112 यूनिट ए और बी स्टार्टिंग में। और ए और बी 112 यूनिट स्टार्टिंग में किस क्षमता से किए थे दोनों मिलकर? तो 9 और 7 16। तो कितना होगा हमें ये बताओ? 16, और ये आपका हो गया स्टार्टिंग में 7 दिन तक कार्य किया था ए और बी मिलके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भाई 18 नंबर, अब एडवांस का यहां पर देख लो क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन बन जाएगा। यहां पर यह कहा है 3b cosec थीटा, 3b cosec थीटा बराबर किसका है? तो यानी बराबर a sec थीटा के बराबर। बात खत्म। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन है 3a सेक थीटा माइनस, हमारा क्या है? 3a सेक थीटा माइनस 3a सेक थीटा माइनस b कोसेक थीटा, b कोसेक थीटा बराबर 8 है। हो गया। अब हमसे पूछा 9b² प्लस a² का मान क्या होगा? बिल्कुल सिंपल फंडा। चलिए तो यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर 3 का 3 लिख दिया। ए सेक थीटा किसके बराबर है? तो ये आपका 3b कोसेक थीटा के बराबर है, माइनस b
कॉसेक थीटा बराबर कितना 8। अरे बोलो होगा 3 या 9 बी कॉसेक थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा, तो 8 क्या हो जाएगा 8 बी कॉसेक थीटा बराबर 8। 8 से 8 कटा, b इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। b कितना आ गया हमारा साइन थीटा आ गया, b कितना आ गया साइन थीटा आ गया। अब मैं b का मान इसमें रख दूं, b का मान इसमें यहां पर जो है सो रख दूं, तो 3 इंटू बी का मान यहां पर है साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉसेक थीटा बराबर ए सेक थीटा। तो यहां पर देखो साइन इंटू कॉसेक कटेगा, तो यहां से बच गया ये आपका 3 और ये आपका नीचे आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो मतलब 1 क्या होगा सेक थीटा बराबर ए। तो यहां से ए इज इक्वल टू आपका आ गया 3, ये जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। हो गया, बात खत्म। अब आपसे क्या पूछा है ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछा है यहां पे 9b² 9b² प्लस में a² पूछा है। 9b² में थोड़ा सा नीचे इसको लिख रहा हूं, 9b² प्लस में 9b² प्लस में a² आपसे पूछा, तो यह बराबर क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा। 9 तो 9 हमने रख दिया, b का मान हमने निकाला था क्या साइन थीटा, तो b का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस a का मान निकाला था 3 कॉस थीटा, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये आपका जो यहाँ भी जो है सो जो है यहाँ 9 और यहाँ भी स्क्वायर 9, तो 9 आप कॉमन लोगे तो अंदर में कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 9 इंटू 1 बराबर 9 आपका उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा 9 आपका, चूंकि पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। मुझे बताओ किसी को यहां तक किसी प्रकार कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। चलिए आगे यहां पर बढ़ते हैं, आगे यहां पर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग यहां पर देखिए कहना क्या चाह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। 19 नंबर यदि a² प्लस 2/a², देख लो a² प्लस 2/a² बराबर किसके है, तो बराबर 16 के। अब इसको ये क्या कर लो, इसका एलसीएम लो, तो a का पावर 4 प्लस 2 बराबर कितना 16a²। अरे बोलो होगा? बिल्कुल होगा। तो अब आपसे यहां पर पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है सर 72a² बराबर यानी बट्टा a का पावर 4 प्लस 2 प्लस 8a² का मान क्या होगा। हो गया, तो यही आपसे पूछा। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऊपर में 72a² अपॉन में a का पावर 4 प्लस 2, a का पावर 4 प्लस 2 कितना 16a² प्लस 8a²। अब यहां पर देखिए 72a² बट्टा में 24a² काटोगे कितना हो जाएगा 3 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। हम लोगों ने 19 क्वेश्चन यहां पर करने की कोशिश की। चलिए अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। 20 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी है तो बताइए।
कह रहा आपका 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की औसत आयु 32 वर्ष थी। ध्यान से जो है देखिएगा, रवि, पहला रवि, दूसरा आपका मोहन, तीसरा गोविंद की जो औसत आयु है कब का, 6 साल पहले का, एवरेज कितना, 32 साल थी। बोलो 32 साल थी। तो अगर मैं आपको बोलूं टोटल, यानी 6 साल पहले उनका टोटल कितना होगा, तो आपका 32 इंटू कितने आदमी है, 3 आदमी है, तो यहां पर देखोगे 32 इंटू 3 आपका होगा 96 यानी रवि, मोहन और गोविंद का जो 6 साल पहले जो टोटल आयु होगा 96 होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं प्रेजेंट की, तो भाई यहां पर 6 साल आपका रवि का, 6 साल मोहन का, 6 साल गोविंद का, तो यानी प्रेजेंट की निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा, 96 में 36 18 जोड़ना पड़ेगा। भाई 18 क्यों जोड़ा, अब आपके मन में उत्तर है 18 क्यों जोड़ा, तो मैं उसका उत्तर दूंगा 6 साल रवि का, 6 साल मोहन का, 6 साल गोविंद का, तो तीनों 6 साल बढ़ेगा तब तो वर्तमान में आएगा। टोटल 18 साल बढ़ेगा तभी तो तीनों आएंगे वर्तमान में। तो कितना हो जाएगा टोटल तीनों का, 114 साल। यानी रवि, मोहन और गोविंद का टोटल वर्तमान उम्र 114 साल है। अब यहां पर यह कह रहा है अगर अब श्याम उनके साथ जुड़ जाता है, अब कितने आदमी, अगर श्याम, तो कौन कौन है, रवि है, मोहन है, गोविंद है, अब श्याम उनके साथ जुड़ जाता है, तो उसके बाद कह रहा अब उन चारों की, अब मतलब वर्तमान, तो उन चारों की आयु का औसत 36 वर्ष हो जाता है। उनका जो एवरेज है वर्तमान का 36 वर्ष हो जाता है। तो यहां से अगर मैं इसका टोटल जो है निकालूं, अगर मैं यहां से इसका टोटल यहां पे निकालूं तो कितना हो जाएगा, 144 होगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि यहां पे 4 लोग हैं। अब इन चारों का औसत अगर 36 में, टोटल कितना हो जाएगा, 36 इंटू 4। तो आपसे पूछा है श्याम की आयु कितनी है, तो यहां पर ध्यान देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, 144 वर्ष किसके, रवि, मोहन, गोविंद, श्याम का। अब उसमें से 114 वर्ष किसके, रवि, मोहन और गोविंद का। तो हम यहां पर श्याम की आयु जो है निकाल सकते हैं, 144 माइनस 114 यानी 30 साल आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर श्याम की जो आयु कितनी हो जाएगी, आपका 30 साल हो जाएगा। तो ये इस बात को समझ गए, बताओ हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत भी हुआ, अरे किसी को कोई समस्या भी हुए, आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, बिल्कुल आसान था। हाँ जो हट जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम तो चाहते हैं भाई स्क्रीनशॉट से अच्छा ये होगा कि अपने नोटबुक में लिखिए, अपने नोटबुक में सॉल्यूशन इसका कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ये तो मॉक टेस्ट है, ये तो आपका मॉक टेस्ट है, रफ पेपर पे इसका उत्तर आप निकालने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है सो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट करके हमें जो है सो बताइए, और हमें ये भी बताइए कि आपका कितना स्कोर आया। अब इसमें कहां पर आपसे गलतियां हुई उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। यहां से आपको ये पता जो है चलेगा कि हमने किस किस चैप्टर में हमें कमजोरी है, हमें किस चैप्टर के सवाल हमसे नहीं बनते हैं, उसको आप मजबूत कीजिए। तो आपका स्कोर कितना रहा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हमें यहां पर ये बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया और ये सेशन आपको कैसा लगा। मुझे उसके लिए भी नीचे
कमेंट करके आपको बताने हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या लगा, इसमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उस बात को भी आप मुझे जो है सो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए हम लोग यहीं पर देखते हैं, लास्ट आपका स्लाइड है। थैंक यू मैथ्स बाय VP गुप्ता सर। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, मतलब नेक्स्ट डे। तो ये था आपका वीकेंड का रैपिड फायर सेशन। आपको लगा कैसा, उसके लिए नीचे कमेंट करना है, और अंत में आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है। अपने दोस्तों को बताइए, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, उनको भी यहां पर बताइए। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यानी ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बढ़ता नहीं सॉरी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना ज्यादा ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा, है ना। जितना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके दोस्त को भी अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ, ये मेरा दोस्त है, मेरा इतना ख्याल रखता है, अच्छी अच्छी चीजें हमें शेयर भी करता है, तो इससे आपकी दोस्ती भी बरकरार जो है सो रहेगी। तो चलिए हम लोग एक नए उमंग, नए जोश, नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अंत में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।